देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। 2024 का चुनाव आज से इमोशनल हो गया है। अब वोटर को यह तय करना है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ है या विरोधी के साथ है। आज से वोटर ये डिसाइड करेगा कि वो मोदी का परिवार है या वो मोदी का परिवार नहीं है। और ये मौका खुद मोदी विरोधियों ने ही उनके हाथ में दे दिया है। आज हर तरफ 3 वर्ड ट्रेंड कर रहे हैं। मोदी का परिवार। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, पीयूष गोयल से लेकर नितिन गडकरी, बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उसके बायो पर मोदी का परिवार लिख दिया है। आज बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता भी मोदी का परिवार बन गया है। और इसकी शुरुआत की है लालू प्रसाद यादव ने। लालू यादव ने सारी लक्ष्मण रेखाओं को कैसे लांघ दिया। लालू यादव ने सिर्फ मोदी पर पर्सनल अटैक ही नहीं किया, बल्कि मोदी की दिवंगत मां को भी अपनी राजनीति में घसीट लिया। पहले आपको सुनाते हैं लालू यादव ने कैसे मोदी के परिवार और उनके धर्म को लेकर सवाल उठाए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। अब जरा याद कीजिए 2019 का चुनाव। राहुल गांधी ने कुछ यही गलती की थी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकीदार चोर है का कैंपेन चलाया था। उस वक्त राहुल गांधी को यह लगा था कि उन्होंने कोई जबरदस्त डायलॉग मार दिया, बड़ा तीर चला दिया है। जनता अब मोदी को हरा देगी और राहुल को जिता देगी। लेकिन बीजेपी ने राहुल के ही डायलॉग को इस्तेमाल किया, उसे ट्रेंड कर दिया। यही ट्विटर के इतिहास में मोदी के लिए आज तक का सबसे बड़ा कैंपेन बन गया। मैं भी चौकीदार। याद कीजिए बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, लेकिन लालू यादव ने राहुल गांधी से भी सबक नहीं लिया। लालू यादव जिस मंच पर पटना के गांधी मैदान से बोल रहे थे और सामने भीड़ से तालियां पिटवा रहे थे, वहीं मंच पर उनके साथ राहुल गांधी मौजूद थे। उनकी मिस्टेक का फिर से लालू यादव ने रीटेक कर दिया और इस पूरे इलेक्शन को इमोशनल कर दिया। लालू यादव ने 1.5 से 2 मिनट में बीजेपी के हाथ में 2 हथियार दे दिए। पहला पर्सनल अटैक, दूसरा मोदी हिंदू नहीं है। जरा सोचिए, जो इस देश में 500 साल के बाद राम मंदिर बनवा रहा हो, जो महाकाल कॉरिडोर बनवा रहा हो, उसको यह कहना कि वो हिंदू नहीं है, क्या ये बात पब्लिक मान जाएगी? तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है
वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तेलंगाना के लोग ये जान चुके हैं कि परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है। और ये चरित्र क्या है? दो पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। तेलंगाना में जैसे टीआरएस के बीआरएस बनने से कुछ नहीं बदला था, वैसे ही बीआरएस की जगह कांग्रेस से आने से कुछ नहीं बनने वाला, क्योंकि एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ये। बीआरएस ने अपनी सरकार में कालेश्वरम प्रोजेक्ट जैसे घोटाले किए। कांग्रेस की सरकार उस पर कार्रवाई करने के बजाय फाइलों को दबाकर बैठ गई। तुम भी भले हम भी भले, तुमने खाया मैं खाऊंगा, यही करते हैं। साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। मोदी परिवारवाद पर अटैक कर रहे थे, भ्रष्टाचार पर अटैक कर रहे थे और 140 करोड़ देशवासियों को अपने परिवार का हिस्सा बता रहे थे। मोदी विकसित भारत की बात कर रहे थे, लेकिन लालू यादव की एक गलती ने इस पूरे चुनाव में डेवलपमेंट के साथ साथ सेंटिमेंट को भी ऐड कर दिया। और इस सेंटिमेंट को कैसे कनेक्ट करना है, ये मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर को तेलंगाना से कैसे जोड़ना है, मोदी को ये भी पता है। मैं तेलंगाना के लोगों को, देश के अन्य लोगों का एक संदेश भी देना चाहता हूं और गर्व से भरे हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर में सोने के दरवाजे हो या फिर मंदिर के स्तंभ, उनके निर्माण में तेलंगाना की भूमिका रही है। और इसके लिए पूरा देश तेलंगाना के लोगों का आभार व्यक्त करता है। राम लला का आशीर्वाद पूरे तेलंगाना के लोगों पर है। और जरा सोचिए, लालू प्रसाद यादव ने क्या किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी के हिंदू और हिंदुत्व को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। जो राम मंदिर बनवा चुका हो, जिसने महाकाल कॉरिडोर का निर्माण करवाया हो, क्या उस पर ये हिंदू वाली बात फिट बैठती है?
राहुल गांधी ने 2019 में जो गलती की, लालू यादव ने वही गलती 2024 में कर दी। लेकिन राहुल गांधी के ही पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जब आज नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। रेवंत रेड्डी का यह कहना राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग था। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है तो यहां पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute to your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi River development. Why? Because you have developed Sabarmati River. We wanted to develop our Musi River. तो आपने सुना रेवंत रेड्डी ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया तो उन्होंने बड़े भाई की तरह उन्हें संबोधित किया। उन्होंने साबरमती फ्रंट का जिक्र किया कि जैसे आपने गुजरात का डेवलपमेंट किया, अगर हमें भी तेलंगाना का डेवलपमेंट करना है तो इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी। अब आपको यह तय करना है, यानी आप हमारे दर्शक, आपको यह तय करना है कि किस तरीके के पॉलिटिक्स को चुनना चाहिए, क्योंकि मोदी विरोधी गलती करते जाएंगे और मोदी एक एक करके विकेट गिराते जाएंगे। ये कैसे होगा अब वो आपको समझाती हूं, क्योंकि मोदी का चुनावी कैलेंडर आ चुका है। प्रधानमंत्री 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आज उन्होंने तेलंगाना से कर दी है। इस दौरान मोदी 29 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, हजारों करोड़ के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री तेलंगाना के बाद आज शाम को तमिलनाडु के कल्पकक्कम में रैली करेंगे। कल प्रधानमंत्री तेलंगाना के संगारेड्डी में रैली करने वाले हैं और ओडिशा की चांडीखोल में भी रैली होगी। 6 मार्च को मोदी फिर पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ जाएंगे, कोलकाता में रैली करेंगे और उसके बाद मोदी का चुनावी अभियान एक बार फिर से बिहार में दस्तक देगा। बेतिया में कार्यक्रम होगा। 7 मार्च को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जाएंगे। धारा 370 हटने के बाद मोदी पहली बार श्रीनगर की धरती से जनता को संबोधित करेंगे और इस दिन प्रधानमंत्री दिल्ली में भी कार्यक्रम करेंगे। 8 मार्च को मोदी का दिल्ली में कार्यक्रम होना है। 9 मार्च को मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में होंगे तो 11 मार्च को फिर दिल्ली और 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान में, यानी कि 370 प्लस सीट जीतने के लिए जो समीकरण सेट करने हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप दौरे पर दौरा करेंगे। आपने इस दौरे में प्रधानमंत्री के 12 राज्यों की 318 सीट कवर करने की रणनीति देखी। जिन राज्यों में मोदी दौरा करेंगे वहां 2019 के चुनाव में बीजेपी और एनडीए का स्ट्राइक रेट क्या था, जरा वो भी देख लीजिए। तमिलनाडु में बीजेपी 3% तो तेलंगाना में 24% के स्ट्राइक रेट से चुनाव जीती थी। ओडिशा में 38% था तो पश्चिम बंगाल में यही स्ट्राइक रेट 43% का था। बिहार में तो जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उस वक्त केवल 1 सीट चूक गई थी बीजेपी और उनके सहयोगी एनडीए। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहां पर 40%, दिल्ली में तो 7 की 7 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में थी। असम में यही स्ट्राइक रेट 64% का था तो अरुणाचल की सीट पर बीजेपी का कब्जा था।